नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए 9वां साइंस का सीरीज लेकर आए हैं। वादा और उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप इसको अच्छे तरीका से देखते होंगे और एक आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जो आपसे 10 सवाल साइंस का पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है मेरे दोस्त, वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 25। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपका साइंस का होता है। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और प्रेजेंट इकोनॉमी से होता है और शेष लगभग 10 क्वेश्चन जो आपका है 8 से 10 क्वेश्चन आर्ट्स पेपर का होता है। तो यदि आप रेगुलर सुबह के 9 बजे आप हमारे इस चैनल पर आते हैं और हमारे इस चैनल का मजा लेते हैं, एकदम रेगुलर सुबह 9 बजे आप लोग प्रयास कीजिए इस सेशन को देखने का, लाइव में आकर देखने का प्रयास कीजिए ताकि अच्छे तरीका से पूरी आप देख सके। बाद में क्या होता है, जब रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे तेज करके स्पीड करके जल्दी देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे को बीच में फोन आ गया तो घूमने चल गए, बच जाने लगे, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप प्रयास की जब ये प्रीमियम होता है सुबह के 9 बजे तो आप उसी टाइम देखेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से समझते हुए पूरा आप देख सकें। तो आप लोग सुबह के 9 बजे जो है आप लोग जरूर आइए और अभी 9 से 9:30 बजे तक इसका आनंद लीजिए ताकि आप अच्छे तरीका से इसको देख सकते हैं। नहीं टाइम मिले तो विशेष परिस्थिति में ही आप बाद में देखिए। तो चलिए आइए, हम अच्छे अच्छे प्रश्नों लेकर डेली मंडे टू फ्राइडे आपके साथ रहते हैं। थोड़ा सा आप हमारी वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस तरह के क्वेश्चंस लगातार हम ताकि आपको लेकर आ सके। जितना ज्यादा आप शेयर कीजिएगा उतने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। देखा जाए ये क्वेश्चन क्या है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए ये न्यूमेरिकल है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं और ये एक क्वेश्चन यदि आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आने वाले एग्जाम में समझिए आप ये रामबाण साबित होगा और लाखों बच्चे से आप आगे हो जाएंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, देखिए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, जब ये प्रतिबिंब रियल बोलेगा, वास्तविक बोलेगा, इसका मतलब ये दर्पण जो होगा वो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही रियल इमेज बनता है। क्लियर? उसमें आपका फोकस दूरी, उसमें आपका प्रतिबिंब की दूरी, उसमें आपका वस्तु दूरी, ये सारा डाटा पता आपको क्या होगा, ये सबका सब डाटा नेगेटिव होगा। वस्तु को दूरी भी नेगेटिव, फोकस दूरी भी नेगेटिव और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है भाई, तो आपका फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एफ का मान कितना दे दिया, तो एफ का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्यों -20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, इसका मतलब है कि ये एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, नेगेटिव। अवतल दर्पण की वस्तु दूरी क्या होगा, नेगेटिव। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, नेगेटिव। तो क्लियर है कि एफ का मान क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। एकदम क्वेश्चन को समझिए ताकि इससे आधारित दूसरा सवाल भी पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा कहता है बाबू कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, इसका मतलब यू, यानी वस्तु की दूरी कितना दे दिया, -30 सेंटीमीटर। तो आपसे कहता क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूरी पर रखा गया है, यानी भी का मान आपसे पूछा, यानी प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा। तो भी बराबर क्या हो गया भाई, तो भी बराबर हो गया वाट। तो दर्पण का सूत्र आपको पता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v + 1/u बराबर 1/f। भी का मान पूछा तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। 1/v बराबर 1/f - 1/u। आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करके देखेंगे तो f का मान कितना है भाई, -20। तो 1 हो गया -20 माइनस 1 कितना होगा, -30। चूंकि u का मान कितना है भाई, तो 30। तो 1/20 माइनस 1/-30। तो अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/-20
अब +1/30 बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 30 दूना हो गया 60, 20 तिया 60 तो -3, अब +30 दूना 60 तो +1, यानी हो गया -1/60। यानी आप कह सकते हैं कि सर यहां पर जो है आपका है बाबू -1 बट्टे कितना आ गया, तो -1/60, यानी 1/v का मान कितना आ गया, 1/v का मान आ गया -1/60। इसका मतलब v का मान कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर पर है। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। एकदम अच्छे तरीका से आप एकदम क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपको आंसर आराम से निकलेगा। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इसके बदले दूसरा क्वेश्चन भी यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इजी में क्या कर सकते हैं, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। पक्का ना। चलिए तो पहले हम आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लिए। यदि आपको ये अच्छी तरीका से समझ में आ गया तो आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं, शेयर कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमको ये पता चल सके कि मैं इतने सारे बच्चों को पर डे प्रॉफिट दे पाता हूं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए यदि आपको हमारी ये प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट, चूंकि आपकी हर कमेंट मुझे एनर्जी देती है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह ध्यान आप लोग जरूर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे को हम समझा सके, पढ़ा सके, उनको अपनी तस्वीर बदलने में मदद कर सके। ये पूरी कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर वस्तु दूरी दिया हुआ था, फोकस दूरी दिया था और प्रतिबिंब दूरी पूछा तो फॉर्मूला लगा दिए 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f - 1/u। सबका मान पुट किए तो v का मान कितना आ गया भाई, v का मान 60 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त, तो v जो है इसका मान आपको 60 आ गया। पक्का ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़े। देख दोस्त मेरा अगला सवाल कहता है कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या क्या होगा। जैसे मान लिया जाए यह एक मैग्नेट है तो आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट जो है उसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। कोई भी एनीबॉडी मैग्नेट होगा तो उस मैग्नेट में कितना पोल होता है भाई, तो मैग्नेट में दो पोल। कौन कौन, एक आपका नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या हो गया, साउथ पोल होता है। अब मैग्नेट को आप कितना भी भाग में तोड़ देंगे, मैग्नेट को आप कितना भी भाग में काटेंगे तो उसका प्रत्येक टुकड़ा जो है वह एक मैग्नेट होगा। किसी भी मैग्नेट को आप कितना भी भाग में क्यों ना तोड़ देंगे, कितना भी भाग में क्यों ना काट देंगे, उसका प्रत्येक टुकड़ा जो है वह एक मैग्नेट होगा। अर्थात उसमें ये नॉर्थ पोल और उसमें ये साउथ पोल जो है वह जरूर होगा। यदि इसको दो भागों में काट दिया जाए तो इसका प्रत्येक टुकड़ा जो है उसमें आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलेगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी काट देने पर चुंबक के ध्रुवों की संख्या क्या होगी, दो होगी, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। पक्का ना। एकदम ये सारा एग्जाम का पूछा गया सवाल है, इसलिए गौर से देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको यदि इस तरह के सवाल पूछे जाए तो आप उसको 100% बना सकें। क्लियर ना बाबू। चलिए अगला सवाल कहता है कि धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है वो कौन सा है। देखिए क्वेश्चन पूछा कि आपके ऑप्शन में कुछ धातु का नाम दिया है, उसमें से कौन ऐसा धातु है जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपने बेरियम आपने पारा का नाम सुना होगा, पारा बोले तो मरकरी, आपने पारा अर्थात Hg यानी मरकरी का नाम सुना होगा। ये मरकरी आपके रूम टेम्परेचर पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हम लोगों का रूम टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस अवस्था में यानी उस टेम्परेचर पर ये किस अवस्था में रहता है, तो आपको द्रव अवस्था में रहता है। तो Hg यानी पारा जो हो गया ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला हो गया। इसके अलावे आपने गैलियम का नाम सुना होगा, ये गैलियम भी किस अवस्था में रहता है, तो द्रव अवस्था में। तो आपके ऑप्शन में पारा भी है, गैलियम भी है। आंसर ये दोनों सही है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया,
ऑप्शन नंबर सी इन ए एंड बी बोथ। पक्का ना? इसका आंसर क्या हो गया भाई? ए एंड बी बोथ, यानी पारा और गैलियम जो है ये दोनों रूम टेम्परेचर पर अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है? आपको लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा था कि 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मतलब ये कि एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उस पे द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? तो पारा भी पाया जाता है और गैलियम भी पाया जाता है। पक्का ना? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चूंकि दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोल गैस में उपस्थित घटक क्या है? यानी आपका कोल गैस जो है ये किससे मिलकर बना होता है? तो गौर करेंगे बाबू, कोल गैस में हाइड्रोजन भी होता है, कोल गैस में मीथेन भी होता है और कोल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हाइड्रोजन भी होगा, आपका मीथेन भी होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो आंसर क्या होगा? ये तीनों। तो है ऑप्शन में क्या? हाइड्रोजन मीथेन का, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इन ये सभी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। चूंकि आपका कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड इन तीनों से मिलकर बनता है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नहीं कहता देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। बहुत सारे बच्चे को याद रहता है कि हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इस सबसे मिलकर बना होता है, लेकिन तीनों चूंकि ऑप्शन अलग अलग था तो इसका आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। पक्का ना? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित है? ये पेट्रोलियम जो है ये आपको धात्विक खनिज कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन सा है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? पता है निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन सा है? तो उसमें आपका धात्विक खनिज जो है इसमें किसका नाम आ जाएगा? तो धात्विक खनिज में पेट्रोलियम का नाम आ जाएगा। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। अब इसमें क्या क्या है? तो इसमें कार्बन भी रहता है, इसमें आपको हाइड्रोजन भी रहता है, इसमें सल्फर भी रहता है। तो आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, सल्फर भी। क्यों? क्योंकि ये आपको धात्विक खनिज इसमें, यानी धात्विक और धात्विक पदार्थ दोनों। धात्विक खनिज कहने का मतलब सिर्फ धातु नहीं समझना है, इसमें धातु एवं अधातु ये दोनों तरह के तत्व से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको धात्विक या अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। पक्का ना? एकदम इसी तरह से आप लोग एकदम क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझते जाइए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर सकें। अगला सवाल क्या है कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? यानी इसमें कुछ अधातु का नाम लिखा है जो फ्लूइड अवस्था में अर्थात तरल अवस्था में पाया जाता है। देखिए पहला कैल्शियम है। आपको पता है कि कैल्शियम एक धातु है और कैल्शियम किस अवस्था में पाया जाता है? तो कैल्शियम ठोस अवस्था में। कैल्शियम जो है ये आपको ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा आपका पारा है Hg, ये पारा किस अवस्था में रहता है? तो पारा द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये क्या है? ये आपका धातु है। ये क्वेश्चन और धातु के बारे में पूछा था, इसलिए पारा नहीं होगा। यदि धातु पूछता कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है तो इसका आंसर क्या होता? पारा होता। लेकिन धातु नहीं पूछा था, ये अधातु पूछा था। पक्का ना? एकदम 100%। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। कभी भी आप हमारी वीडियो को देखिए तो आप पूरे 10 क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए ताकि 35 से 40 क्वेश्चन आपके ब्रेन में पर डे क्लियर हो जाए। क्लियर? इसलिए आप लोग पूरी मजा से देखिए, इसका आनंद उठाइए। अब हीलियम है तो आपको पता ही है हीलियम जो है ये अधातु तो है लेकिन गैस अवस्था में रहता है और आंसर ब्रोमीन होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है ये अधातु भी है और ब्रोमीन किस अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था अर्थात तरल अवस्था में रहता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी इसका आंसर ब्रोमीन होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला और धातु कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? ब्रोमीन, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ब्रोमीन अधातु भी है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। यदि यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछ देता कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाया जाता है, तब आंसर क्या होता? पारा होता। या फिर गैलियम भी रहता द्रव अवस्था में, गैलियम भी होता। चल बाबू अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत होकर जलता नहीं है? यानी आसानी से जो हाई टेम्परेचर पर भी जलता नहीं है, ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो आपको पता मेरे दोस्त, इसमें मिश्र धातु का नाम आता है।
यानी ये हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से कोई मिश्र धातु जो है वो जलता नहीं है। जैसे स्टील की बात करेंगे, पीतल की बात करेंगे, ये सब क्या मिश्र धातु है जो हाई टेम्परेचर पर भी जल्दी जलता नहीं है। तो आंसर क्या होगा? मिश्र धातु होगा। पक्का ना? चलिए अगला कहता है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। ये सारे एसएससी जीडी में पूछा जाने योग्य क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको मजाक में मत लीजिए। कंटिन्यू देख के बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम उसका व्यू देखते रहे, बहुत सारे बच्चे का 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं, फिर अपना इधर उधर करने लगते हैं। आप पूरी तरह से देखिए तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं कहता फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आप अच्छे से नहीं देखते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा और बाद में पछताइएगा तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। नहीं कहता फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप अच्छी तरीका से समझिए, सीखिए, पर डे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना बेहतर है, कहता है केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो केला विटामिन बी का जो है सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपका? केला। कभी आपसे डी के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश और मछली यकृत तेल। मछली यकृत तेल विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आपका सूर्य का प्रकाश और मछली यकृत तेल जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। फिर सी के बारे में कहा जाए तो आप आंवला का नाम सुने होंगे, आप नींबू का नाम सुने होंगे, ये सब विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और विटामिन ए के बारे में बोलेगा तो गाजर हो गया या फिर पत्ती वाली सब्जी। गाजर और पत्ती वाली सब्जी जो है ये विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत है। क्लियर ना? तो ये चारों का चारों क्लियर हो गया। ये केला पूछा था, अतः आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर होगा बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन बी केला का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एबी रक्त वाला व्यक्ति क्या हो सकता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप बाबू एबी रहता है। तो एबी ब्लड ग्रुप में क्या होता पता है? इसमें आपका एंटीबॉडी जो है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप एबी जो होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चूंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है इसलिए एबी जो है ये आपको सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही रक्त समूह जो है इसमें एबी का नाम आता है, अर्थात ब्लड ग्रुप एबी जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, अर्थात ये ब्लड ग्रुप ए से भी, बी से भी, एबी से भी और ओ से भी, इन सब से ब्लड लेने का काम करता है। तो आंसर क्या होगा? ए बी और रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्त दान करता है, नहीं भाई देता नहीं, लेता है। सार्वभौमिक रक्त दाता नहीं भाई, वो तो वो है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। यानी इसका आंसर होगा भाई क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यानी ब्लड ग्रुप ए बी जो है ये सर्वग्राही है, अर्थात किसी भी ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। सर्वदाता की बात किया जाए तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, अतः ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। यानी ये है सर्वदाता, यानी ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसमें एंटीजन नहीं होता है इसलिए सबको ब्लड दे सकता है, और इसमें एंटीबॉडी नहीं हो सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये सबको ब्लड देगा, ये सर्वदाता है, अर्थात ये ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, सबको ब्लड दे सकता है। ये सर्वदाता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। पक्का ना? क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। यानी पुरुष जब ऑपरेशन करा लेता है ताकि उससे बच्चा पैदा ना हो, उसको कहा जाता, जानते हैं, वासेक्टॉमी कहा जाता है। जब पुरुष नसबंदी कराता है तो उसको वासेक्टॉमी कहा जाता है, और जब महिला नसबंदी कराता है उसको ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। जब कोई महिला नसबंदी करा लेगा तो उसको ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, और पुरुष जब करवाता है उसको वासेक्टॉमी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद। आज से भाई यहीं तक। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने लिए और मेरे लिए प्रयास कीजिए,
अधिक से अधिक बच्चों तक मुझे पहुंचाना अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।